हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम सोसाइटी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आज हम वैश्वीकरण से संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन से संबंधित पीवाईक्यूज का ये आज तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खो रहे हैं? चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2019 में आया था। यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि देश में जो वैश्विक पहचान आ रही है, यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति हो गई या फिर जो अमेरिकी संस्कृति हो गई या फिर जो विकसित देशों की संस्कृति हो गई, जिसको हम एक वैश्विक पहचान के रूप में जान सकते हैं, तो वह जो वैश्विक पहचान है, उस वैश्विक पहचान को क्या कर रहा है? भारत धारण कर रहा है। और उस पहचान को धारण करके जो भारत की स्थानीय पहचान है, जो भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो भारत की क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, वे अपनी पहचान खो रहे हैं। तो किस प्रकार से जो वैश्विक पहचान है वो क्षेत्रीय पहचानों को ओवरटेक कर रही है, उसको यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर हमें दोनों एस्पेक्ट को दिखाना है कि पहला एस्पेक्ट ये है कि वैश्विक पहचान के लिए किस प्रकार से जो स्थानीय पहचान है वह खो रही है या फिर वह धूमिल हो रही है। तो यह हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। और पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताना है कि जो स्थानीय पहचान है वह वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से वैश्विक पहचान धारण कर रही है। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों को दिखाना है, तभी हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में वैश्वीकरण को परिभाषित करके अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो के प्रश्नों में किया था कि वैश्वीकरण से तात्पर्य है पूरी विश्व का एक हो जाना। जो सांस्कृतिक पहचान है वो पूरी विश्व की एक समान हो जाए, या फिर जो व्यापारिक रूप से सभी देश एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हो जाए, तो यही क्या है? वैश्वीकरण है। तो इस परिभाषा के साथ हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में हमें मेन बॉडी में सबसे पहले दिखाना है कि स्थानीय पहचान की जगह जो वैश्विक पहचान जगह ले रही है वह किस प्रकार की वैश्विक पहचान है, किन क्षेत्रों में वह वैश्विक पहचान अपनी जगह बना रही है। जैसे कि खान पान हो गया, त्योहार हो गए, पहनावा हो गया, संगीत हो गया, वह उदाहरण है उसको हमें बताना है, ताकि जो हम आगे अपने आर्ग्यूमेंट दें, जो भारतीय स्थानीय पहचान है वह अपनी पहचान को खो रही है, तो पहले हम उसको स्पष्ट करेंगे कौन सी स्थानीय पहचान की जगह कौन सी वैश्विक पहचान जगह बना रही है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में है कि जो वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज में लगभग हर पहलू, जैसे कि भाषा, भोजन, पहनावा आदि में अपने पद चिन्ह छोड़ रही है, जिससे इन मामलों में जो भारतीय क्षेत्रीय पहचान है वह कमजोर हो रही है। और क्या हो रहा है? संस्कृति में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि स्थानीय संस्कृति और वैश्विक संस्कृति मिलकर एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रित संस्कृति अपनाकर भारतीय स्थानीय पहचान है वह कम हो रही है। और भारतीय समाज के अंदर क्या हो रहे हैं? खान पान की आदतें हो गई, या फिर जो रिलेशन से संबंधित जो आदतें हो गई, या फिर पहनावे से संबंधित आदतें हो गई, सिनेमा से संबंधित जो धारणाएं हैं वह क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। और उनमें क्या आ रही है? वैश्विक पहचान आ रही है। जैसे हॉलीवुड का ज्यादा प्रमोट होना, स्थानीय जो नाटक वगैरह हैं उनका महत्व कम होना। तो यही क्या है? जो वैश्विक पहचान है वो स्थानीय पहचान के ऊपर ओवरटेक कर रही है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे कि कहां पर है जो वैश्विक पहचान स्थानीय पहचान को ओवरटेक कर रही है, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड है। जैसे पहला पॉइंट है, पारंपरिक मनोरंजन के साधन है उनको वैश्वीकरण के कारण नुकसान हो रहा है। जो स्थानीय मनोरंजन के साधन थे उनकी जगह वैश्विक मनोरंजन के साधन ले रहे हैं। जैसे कि जो भारत में युवा है वो जैज और पॉप संगीत का जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं, और भारत का जो पारंपरिक शास्त्रीय संगीत है, जो हिंदुस्तानी संगीत हो गया या फिर कर्नाटक संगीत हो गया, वह अपनी पहचान खो रहा है। और जो भारतीय संस्कृति है उसका क्या हो रहा है? पश्चिमीकरण हो रहा है। जैसे कि संस्कृति के पश्चिमीकरण में एग्जाम्पल है, जो हम भारतीय नववर्ष है उसको तो नहीं मनाते, जबकि जो ईसाई नववर्ष है उसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो जो क्षेत्रीय पहचान है या फिर जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसकी जगह वैश्विक पहचान अपनी जगह ले रही है। और जो अंग्रेजी भाषा की तुलना में जो स्थानीय भाषाएं हैं वह अपनी पहचान खो रही है, उनका महत्व कम हो रहा है। जैसा कि वर्तमान समय में जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है वो भारत में दिनों दिन बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट है, उन्नत व्यावसायिक शिक्षा के लिए नैतिक शिक्षा है उसको नुकसान हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल है कि पहले भारतीय संस्कृति के अंदर जो कार्य क्षेत्र होता था वहां पर जो बड़े लोग होते थे, चाहे उनका पद छोटा होता था लेकिन उनको आदर के साथ पुकारा जाता था। लेकिन अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर जिनका पद छोटा है और वो उम्र में बड़े हैं उनको सीधा नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? जो उन्नत व्यावसायिक शिक्षा तो बढ़ रही है जो कि वैश्वीकरण का प्रभाव है, जबकि जो भारतीय पहचान है नैतिक शिक्षा की वह अपनी पहचान खो रही है। पारंपरिक जो व्यंजन है उनको नुकसान हो रहा है।
जैसे क्या, जैसे कि जो पिज्जा बर्गर हो गए वह अपनी जगह पारंपरिक स्थानीय खान पान के ऊपर बना रहे हैं, स्थानीय वस्त्र शैली है उसको भी नुकसान हो रहा है, और जो भारतीय पारंपरिक विवाह संस्था है उसका भी ह्रास हो रहा है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गए कि जो वैश्विक पहचान है वह स्थानीय पहचान को ओवरटेक कर रही है, यानी कि स्थानीय पहचान है वो अपना महत्व खो रही है क्योंकि जो वैश्विक पहचान है उसकी जगह ले रही है। ये हमने यहाँ पर जो प्रश्न का नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लिया। अब वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से जो स्थानीय पहचान है वह वैश्विक पहचान बना रही है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो भारत के त्योहार है वे विदेशों में भी अब धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे लोहड़ी को कनाडा में धूमधाम से मनाया जाता है। उसी प्रकार यूएन ने 2018 में दिवाली के उपलक्ष्य में एक स्टाम्प पेपर जारी किया था। भारतीय लोक संगीत और कला है उनका विश्व स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, जैसे कि ढाका फेस्टिवल होता है उसमें भारतीय संगीत का प्रदर्शन होता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जो ऐप है वहां पर आदिवासी कलाकृतियां हैं उनकी बिक्री हो रही है। तो वे जो स्थानीय संस्कृति है वह वैश्विक पहचान बना रही है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उनका कई भारतीय भाषाओं में रूपांतरण हो रहा है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं हॉलीवुड के या फिर जो विदेशी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए उनका ध्यान भारतीय भाषाओं की ओर जा रहा है। और वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भारतीय खान पान और पहनावा नया रूप ले रहा है। तो ये मिक्स्ड कल्चर है वो अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। और वैश्वीकरण के कारण जो योग जैसी परंपराएं होगी वह अपनी वैश्विक पहचान बना रही है। तो ये हो गया जो स्थानीय संस्कृति है वह अपनी वैश्विक पहचान बना रही है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न के दोनों भागों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन में हम मूलतः ये बता सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर नकारात्मक रूप से अधिक देखा जा रहा है, न कि सकारात्मक रूप से। इसलिए हमें जो नकारात्मक पक्ष है उनको कम करने के लिए जो हमारे मूल कर्तव्य में बात कही गई है कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या वैश्वीकरण के कारण भारत में विविधता और बहुलवाद खतरे में है? अपने जवाब को सही ठहराएं। अब यह प्रश्न जो ऊपर वाला प्रश्न था उसका एकदम डिटो कॉपी है। किस प्रकार से कि ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत की जो स्थानीय पहचान है वह अपना महत्व खो रही है। तो भारत की स्थानीय पहचान क्या है? जो भारत की सांस्कृतिक विविधता हो गई या फिर जो भारत की बहुलवादी संस्कृति होगी, यही भारत की स्थानीय पहचान है। तो जो ऊपर प्रश्न था स्थानीय पहचान की जगह वैश्विक पहचान है वो ओवरटेक कर रही है, इसी कारण जो भारत की विविधता और बहुलवाद है वो खतरे में है। तो बस वहां पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे संस्कृति के उनको यहाँ पर वापस बताएंगे कि जैसे खान पान हो गया, त्योहार हो गया, भारत की जो सहिष्णुता वाली संस्कृति है, भाषा हो गई, धार्मिक प्रवृत्तियां हो गई, वे किस प्रकार से वैश्वीकरण के कारण चेंज हो रही है। तो वही क्या है, भारत की विविधता और बहुलवाद को खतरा है, और किस प्रकार से जो भारत की विविधता और बहुलवाद है वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो यह इस प्रश्न का दूसरा भाग हो जाएगा कि जो वैश्वीकरण के कारण भारतीय विविधता और बहुलवाद है वह वैश्विक पहचान के रूप में भी उभर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको खतरा ही नहीं है। तो संक्षेप में इस प्रश्न में हम जो ऊपर डिस्कस किया था उसी को बताएंगे। सबसे पहले हम इंट्रो में जो वैश्वीकरण की परिभाषा है उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं, फिर मेन बॉडी में बताएंगे कि कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण के कारण भारत की बहुलवादी और विविधता वाली जो संस्कृति है उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, तो शहरीकरण के कारण भारतीय जो विविधता है और जो बहुलवादी संस्कृति है वह खतरे में है, क्योंकि शहरों में एक जैसी संस्कृति हो जाती है और जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है वह वहां पर कम देखी जाती है। और जो वैश्विक प्रवास हो रहा है या फिर जो क्षेत्रीय प्रवास हो रहा है उसके कारण भी जो भारत की विविधता और बहुलवाद है वह खतरे में है। जैसे कि भारत से कई लोग विदेशों में जाते हैं तो वहां का कल्चर सीखकर भारत में वापस आते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, भारत की जो विविधता और जो संस्कृति है उसको खतरे में डालते हैं। और सिनेमा के माध्यम से जो विदेशी कल्चर है उसको अधिक प्रमोट किया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उनको इतना प्रमोट किया जाता है कि वो लोगों के मन में घर कर जाती है और लोग उसी संस्कृति की राह पर चलने लग जाते हैं। और व्यापार और जो आधुनिक पश्चिमी शिक्षा है उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और बहुलवाद है वह खतरे में है। तो यहाँ पर हमने जो भारत की विविधता और बहुलवाद को खतरे में डालने वाले कारक थे उनको डिस्कस कर लिया है। बाद में हम बताएंगे कि जो वैश्वीकरण है उसने भारत में विविधता और बहुलवाद को खतरे में भी डाला है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जो विविधता और बहुलवाद है उसको वैश्विक पहचान भी प्रदान की है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी डिस्कस किए थे। तो किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो भारतीय बहुलवादी संस्कृति और विविधता को खतरे में डाल रहा है, उसमें पहला पॉइंट है भाषाई समरूपीकरण, कि अंग्रेजी भाषा को अधिक प्रचलित करके स्थानीय भाषाएं उनको खतरे में डाल रहा है। दूसरा पॉइंट है पारंपरिक जो खान पान है उसका समरूपीकरण हो रहा है, त्योहारों का समरूपीकरण हो रहा है। जैसे कि पहले भारत के प्रत्येक राज्य का या फिर जो प्रत्येक भारत का क्षेत्र है वहां का अपना अलग नववर्ष हुआ करता था,
लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ईसाई नववर्ष है उसको ही पूरे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो भारतीय बहुलवादी संस्कृति थी नववर्ष को सेलिब्रेट करने की, अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से नववर्ष को सेलिब्रेट किया जाता था और अलग अलग समय में किया जाता है, तो उसका क्या हो रहा है, अब समरूपीकरण हो रहा है, उसको एक रूप प्रदान किया जा रहा है। और पहनावे के स्तर पर समरूपीकरण कैसे हो रहा है कि पहले प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग पहनावा था, जैसे कि राजस्थानी संस्कृति है उसका अलग पहनावा था, दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी वहां पर पहनावा अलग रूप में देखा जाता था, और जो नॉर्थ ईस्ट था उसका पहनावा अलग था, और जो पहाड़ी राज्य थे वहां पर पहनावा। लेकिन अब जो वैश्वीकरण के कारण जीन्स टी शर्ट का जो पहनावा है वह वहां पर उन विविधता वाले पहनावे को खत्म करके एक पहनावे का रूप ले रहा है। तो इस प्रकार से पहनावे के स्तर पर क्या हो रहा है, समरूपीकरण हो रहा है। और जो पारंपरिक नाटक शैली थी उसको भी नुकसान हो रहा है। जैसे पहले क्या था, यूपी में रामलीला थी, कर्नाटक में यक्षगान था, गुजरात में भवई था, महाराष्ट्र में तमाशा था। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग नाटक था और उनमें अलग अलग रूप देखा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो पश्चिमी सिनेमा है उसके प्रभाव से भारतीय सिनेमा में भी चेंज आ रहे हैं, जिसके कारण इन नाटक प्रणालियों से लोगों का ध्यान हट रहा है और एक सिनेमा अपनी जगह बना रहा है। तो मनोरंजन के क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, समरूपीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा था कि जो भारत की विविधता और बहुलवाद है वह खतरे में है। तो इससे तात्पर्य क्या है कि सभी जगह एक प्रकार की संस्कृति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जो भारतीय विविधता है वह खत्म हो रही है। तो विभिन्न रूपों में, भाषाई रूप में, खान पान के रूप में, त्योहार के रूप में, पहनावे के रूप में, नाटक शैली के रूप में, नृत्य संगीत के रूप में जो विभिन्नताएं थी वह विभिन्नताएं समाप्त होकर एक जो प्रमुख संस्कृति है वह उनका स्थान ले रही है। और मूलतः वह कौन सी संस्कृति है, वह बाह्य संस्कृति ही है। और भारतीय जो स्थानीय कलाकृतियां हैं जो भारत की कलाओं को विविधता प्रदान करती हैं उनका नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जो भारतीय विविधता थी वह कम हो रही है या वह खतरे में है। और सांप्रदायिक सौहार्द को भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो भारत की बहुलवादी संस्कृति थी वह खतरे में आ रही है। जैसे जो फ्रांस के अंदर कोई घटना होती है उसका प्रभाव भारत के अंदर देखा जाता है। जैसे फ्रांस में अभी कुछ समय पहले ईसाई और मुस्लिमों में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका प्रभाव भारत में भी कई शहरों में देखा गया। भारत के कई शहरों में उसके समर्थन में या उसके विरोध में रैलियां निकाली गई। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है वो भारत के जो बहुलवादी समाज है उसको खतरे में डाल रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वैश्वीकरण है वह भारतीय विविधता और जो बहुलवाद है उसको वैश्विक पहचान दे रहा है। जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट डिस्कस किए थे उन्हीं पॉइंट को वापस यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि त्योहार के स्तर पर, संगीत के स्तर पर, कलाकृतियों के स्तर पर, सिनेमा के स्तर पर और योग जैसी जो रीतियां हैं उनके स्तर पर। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनको वापस पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि भारत की बहुलवादी और विविधता वाली जो संस्कृति है वह खतरे में है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करने के लिए जो हमारे नैतिक कर्तव्य है उनकी पालना करनी चाहिए। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। बिल्कुल ही सीधा सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के यहाँ पर हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। पहले भाग में हमें बताना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है संक्षेप में, दूसरे भाग में हमें बताना है कि वह वैश्विक समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, और तीसरे भाग में बताना है कि वो भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर मूलतः प्रश्न के 3 भाग हो गए। अगर आगे इसको और ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हो तो और भाग आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे वैश्विक समाज को किस प्रकार से वो पॉजिटिव रूप से प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार से नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है, और भारतीय समाज को भी वो किस प्रकार से पॉजिटिव रूप से प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार से नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने प्रश्न को कई भागों में तोड़ देते हैं तो एक तो लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है और साथ ही में जो एग्जामिनर है उसको आंसर इजीली समझ में आता है, जिससे हमारे नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 भागों में ही अपने उत्तर को लिखा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट उन दोनों को साथ में लिखा है। तो इस प्रश्न के इंट्रो में हम सबसे पहले सीधा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे। इंट्रो से ही क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हुए जो हमारे प्रश्न का पहला भाग है उसको समाप्त कर देंगे। जैसे कि इंट्रो में हमने लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी ये क्या है, डिजिटल संपत्ति है। आपके हाथ में क्रिप्टो करेंसी नहीं आएगी, वह डिजिटल रूप से होगी। जैसे जो भारत का अभी डिजिटल रुपया आया है वह भी क्या है, कोई नोट के रूप में नहीं है, वह भी क्या है, डिजिटल रूप में भी है और आपके खाते में जमा रहता है। उसी प्रकार जो क्रिप्टो करेंसी है वह भी डिजिटल रूप में होती है, आपका जो खाता होता है उसमें जमा होती है और आपको जो पेमेंट करनी होती है तो आप जिस प्रकार से पेटीएम करते हैं या यूपीआई करते हैं उसी प्रकार से उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो कंप्यूटरीकृत जो डेटाबेस होता है उसमें संग्रहित होती है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज करती है। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वह भौतिक रूप में मौजूद नहीं होती है और यह किसी जो केंद्रीय प्राधिकरण होता है उसके द्वारा जारी भी नहीं होती है और न ही उसके द्वारा नियंत्रित होती है।
जैसे भारत में जो केंद्रीय प्राधिकरण हो गया आरबीआई, वह इस प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको रेगुलेट नहीं करता है। हालांकि अभी सरकार ने इस पे 30% का टैक्स लगाया है, लेकिन वो इसको प्रत्यक्ष रूप से रेगुलेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया है। यहाँ पर यह प्रश्न सोसाइटी वाले भाग में आया है, तो हमें जो साइंस टैग वाले भाग की तरह इसका आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा संक्षेप में बताना है। इसका जो मेन मोटा भाग है वो है कि इसने वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित किया और भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, उसको यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बताना है। तो मेन बॉडी में सबसे पहले हम किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी ने वैश्विक समाज को प्रभावित किया है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। तो वैश्वीकरण का मतलब ही क्या है? पूरे विश्व का आर्थिक रूप से एक हो जाना या पूरे विश्व का सांस्कृतिक रूप से एक हो जाना, यही वैश्वीकरण है। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या हो रहा है, सभी देश क्या हो रहे हैं, या फिर जो सभी देशों के जो लोग हैं वह एक साथ आ रहे हैं, उनको कोई एक देश रेगुलेट करने वाला नहीं है और इनको इंटरनेशनल बाउंड्री से आसानी से लेन देन किया जा सकता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या कर रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और इसी के समान दूसरा पॉइंट हो गया कि क्रिप्टो करेंसी है वो क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से एकीकरण कर रहा है। कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो विभिन्न मुद्राओं द्वारा बनाए गए विभाजन है, जो प्रत्येक देश की अलग अलग मुद्राएं होती है उनके द्वारा जो विभाजन क्रिएट किया जाता है, उस विभाजन को दूर करके वैश्विक समाज को आर्थिक रूप से एकीकृत करता है। अब किसी भी देश का व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कहीं पर भी लेन देन कर सकता है, वहां पर किसी भी सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो वह पूरे विश्व को क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से एकीकृत कर रहा है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या कर रहा है, जो फिएट मनी है उसके महत्व को कम कर रहा है। फिएट मनी कौन सी होती है, जो हम लेन देन में डेली यूज करते हैं, गांधी जी वाला नोट, वही फिएट मनी है। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि उनको जो राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई जो शक्ति होती है, जो नियम होते हैं, उनकी पालना नहीं करनी पड़ेगी। वो अपना लेन देन सीधा ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, उनकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक क्या हो जाएगी, पहुंच इजी हो जाएगी। जैसे कोई उद्यमी है, उसको विदेशों में निवेश करना है तो पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वहां की जो बैंक होगी वहां से जाके करेंसी है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इस जो कार्रवाई है उसको लंबा बना देगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो सभी जगह एक जैसी है। यहाँ इंडिया में भी बिटकॉइन चल रहा है, यूएस में भी बिटकॉइन चल रहा है, तो बिटकॉइन के माध्यम से लेन देन हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या होगा, तेज और सस्ता लेन देन होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। और क्रिप्टो करेंसी क्या कर रहा है, जो संप्रभु शक्ति होती है किसी देश की, उसको कम कर रहा है, क्योंकि इस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, यह किसी के भी द्वारा रेगुलेट नहीं होती है, जिसके कारण कोई देश होता है वह अपनी आर्थिक नीति को लागू करता है, उसको जो क्रिप्टो करेंसी है वह अप्रभावी बना देता है। किस प्रकार से, जैसे यदि पैसों में लेन देन होता है तो आरबीआई है वो क्या कर सकता है, सीआरआर बढ़ाकर, एसएलआर बढ़ाकर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम ज्यादा करके जो मनी सप्लाई है उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन यदि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सभी लेन देन हो, समाज के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है वो अधिक बढ़ जाए, तो क्या होगा, जो रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर है उनका प्रभाव, तो यदि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई अधिक हो जाती है तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन अधिक होगा, और इस इन्फ्लेशन को जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है वह रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से जो संप्रभु शक्ति होती है किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति पर, उसको यह अप्रभावी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या कर रहा है, नए निवेश के साधन के रूप में आ रहा है। पहले कोई व्यक्ति होता था वह गोल्ड में निवेश करता या फिर कहीं अन्य प्रॉपर्टी में निवेश करता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आने से लोग क्या कर रहे हैं, सोने की तरह क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आने से क्या हुआ है, निवेश का नया साधन प्राप्त हुआ है। और क्रिप्टो करेंसी के कारण क्या हो रहा है, जो आपराधिक प्रवृत्ति है उनमें वृद्धि हो सकती है। तो कैसे, तो क्रिप्टो करेंसी आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो इसमें है कि यदि किसी देश की करेंसी के माध्यम से यदि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता, तो जो एफएटीएफ जैसे जो संस्थान हो गए वे क्या करते हैं, उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या फिर ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जो देश होता है वे इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से डरते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसका तो पता ही नहीं चलता कि किसने किसको ट्रांसफर किया है, तो इसको रेगुलेट करना, इसको नियमित करना, इसको देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो आतंकवाद जैसी जो गतिविधियां हैं या फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो समस्याएं, ड्रग जैसी जो समस्याएं, उनमें लेन देन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। तो पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति ने लेन देन किया है, किसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी के कारण क्या हो सकता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव है वह नेगेटिव रूप से देखे जा सकते हैं। किस प्रकार से, कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें एक ब्लॉक को बनाने के लिए माइनिंग होती है। अब यहाँ पर माइनिंग से तात्पर्य खनन नहीं है कि कोई खदान है उसको खोद रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग से तात्पर्य है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए जो ब्लॉक बनाया जाता है उसके लिए
कई मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो उन मैथमेटिकल फॉर्मूलों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की खपत होती है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए होते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, विद्युत का उपयोग होता है। तो उस विद्युत का निर्माण कहां से होता है, कोयले जैसे संयंत्रों से होता है, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस जैसी गैस है उनका एमिशन भी बढ़ रहा है और इससे वायु प्रदूषण, ई कचरे का बढ़ावा मिलता है। ये तो हो गया कि वैश्विक समाज को क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो आप यहाँ से जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको अलग से लिख सकते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको अलग से लिख सकते हैं। और जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्रिप्टो करेंसी ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है, तो भारतीय समाज पर क्रिप्टो करेंसी के प्रभावों को डिस्कस करने से पहले किस प्रकार से भारत में क्रिप्टो करेंसी को देखा जाता है उसको थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे कि 2018 में आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो लेन देन है उस पर रोक लगा दी थी और 2020 में उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और 2022-23 का जो बजट था उसमें भारतीय सरकार ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का फैसला लिया और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो लेन देन है उस पर 30% का टैक्स इंपोज किया। अब भारतीय समाज को भी कैसे क्रिप्टो करेंसी प्रभावित करता है, तो वैश्विक समाज को जिस प्रकार से प्रभावित करता है उसी प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित करेगा। बस 2-3 पॉइंट आप थोड़े यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि भारतीय समाज है वह अभी तक वित्तीय रूप से इतना साक्षर नहीं है या फिर तकनीकी रूप से इतना साक्षर नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो तकनीकी रूप से निरक्षर है वह इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वंचित हो जाएंगे और सरकार की जो चिंता है वह भी बढ़ जाएगी क्योंकि इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसके कारण जो आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है या फिर जो एनजीओ होते हैं जो राजनीति प्रेरित होते हैं उनकी गतिविधियां और अधिक बढ़ सकती हैं और भारतीयों को निवेश के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। और भारत में क्रिप्टो करेंसी आने से साइबर अटैक है उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो निम्न प्रकार से भारतीय समाज को भी क्रिप्टो करेंसी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर हमने प्रश्न के तीनों भागों को डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है वह पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है, तो इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना बिल्कुल ही उचित निर्णय नहीं है क्योंकि यदि इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया तो भारत क्रिप्टो करेंसी से जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए भारत को इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखते हुए एक मध्यम मार्ग का डिसीजन लेना चाहिए और रेगुलेट करते हुए क्रिप्टो करेंसी के यूज को भारत में बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आप यह पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।